वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको अपने मनपसंद की कोई स्टोरी या ऑडियो बुक सुनने का शौक है, तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। अब सीधा चलते हैं वीडियो पर। उस पल हर चेहरे पर डर की एक लकीर से खिंच गई और तीन जोड़ी आंखें चमक उठी, मानो वो साधारण दृष्टि की हदों के परे अज्ञात को देख रही हूं। डिफेगो लड़खड़ाते और अनिश्चित कदमों से आगे बढ़ा। पहले तो वो उनकी ओर एक दल की तरह मुखातिब हुआ, फिर तेजी से मुड़ा और सिम्पसन के चेहरे को गौर से देखा। उसके होठों से एक आवाज निकली, मैं यहां हूं बॉस सिम्पसन। मैंने सुना कोई मुझे पुकार रहा है। यह एक धीमी सूखी आवाज थी जो बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से घरघराहट और सांस फूलने जैसी हो गई थी। मैं एक नरक की आग जैसी यात्रा कर रहा हूं। हाँ। और वो हंसा, अपना सर आगे की ओर दूसरे चेहरे की ओर करते हुए। लेकिन उस हंसी ने मोम सी सफेद खाल वाले मोम के पुतलों के दल की मशीनरी को चालू कर दिया। हैंक तुरंत आगे बढ़कर इतनी बेतुकी गालियां बकने लगा कि सिम्पसन को लगा कि वो अंग्रेजी नहीं, कोई और ही मूल अमेरिकी भाषा बोल रहा है। उसे बस इतना एहसास हुआ कि हैंक की मौजूदगी, जो इस तरह उनके बीच वापस आ गई थी, स्वागत करने लायक थी, असाधारण रूप से स्वागत योग्य। डॉक्टर कैथकार्ट हालांकि ज्यादा शांत और इत्मीनान से लड़खड़ाते हुए उसके पीछे बढ़े। सिम्पसन को यह समझ नहीं आया कि अगले कुछ सेकंड्स में असल में क्या कहा और क्या किया गया, क्योंकि उस घृणित और कलंकित चेहरे की आंखें, जो इतने करीब से उसे देख रही थीं, पहले तो उसकी पूरी इंद्रियां भौचक्की रह गईं। वो बस स्थिर खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसमें उन बड़े बूढ़ों जैसी प्रशिक्षित इच्छा शक्ति नहीं थी जो उन्हें तमाम भावनात्मक तनावों के बावजूद कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती। उसने उन्हें ऐसे देखा जैसे किसी शीशे के पीछे हो, जिसने उनकी वास्तविकता को आधा नष्ट कर दिया हो। यह सपने जैसा था, विकृत। फिर भी हैंक की निरर्थक बातों की झड़ी के बीच सिम्पसन को अपने चाचा का अधिकारपूर्ण लहजा, कठोर और थोपा हुआ खाना और गर्मी, कंबल, विस्की वगैरह के बारे में कई बातें कहते हुए सुनना याद आता है। और इसके अलावा वो मन को भेदने वाली अपरिचित बदबू, घिनौनी मगर मीठी और भ्रमित करने वाली, उसके बाद की हर बात के दौरान उसकी नाक में घुसती रही। ये तुम ही हो ना डिफेगो, है ना? सिम्पसन ने धीमी आवाज में पूछा। डर से उसकी जुबान जैसी रुक सी गई थी और कैथकार्ट ने तुरंत जोर से जवाब दिया, इससे पहले कि दूसरे को अपने होंठ हिलाने का मौका मिले। अरे बिल्कुल है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वो थकावट, ठंड और डर से लगभग मर चुका है। क्या इतना काफी नहीं है किसी इंसान को पहचान से परे बदलने के लिए? ये बात डॉक्टर ने खुद को और दूसरों को यकीन दिलाने के लिए कही थी। सिर्फ जरूरत से ज्यादा जोर देने से ही यह बात साबित हो गई। और लगातार बोलते और काम करते हुए उसने अपनी नाक पर रुमाल रखा हुआ था। वो गंध पूरे कैंप में फैल चुकी थी। डिफेगो, जो आग के पास दुबका बैठा था, कंबलों में लिपटा हुआ, गरम विस्की पी रहा था और कमजोर हाथों में खाना पकड़े हुए था, वो उस गाइड जैसा नहीं था जिसे उन्होंने आखिरी बार जिंदा देखा था। जैसे 60 साल के आदमी की तस्वीर एकदम डैगवेरियो टाइप जैसी हो जाए। वास्तव में कुछ भी उस भयानक चित्र
डिफेगो के उस बिगड़े हुए और भद्दे प्रतिरूप का वर्णन नहीं कर सकता, जो आग की रोशनी में डिफेगो के भेष में दिखाई दे रहा था, अंधेरे और भयानक यादों के खंडहरों से जो उसने अभी भी बरकरार रखे हैं। सिम्पसन घोषित करता है कि उसका चेहरा इंसान से ज्यादा किसी जानवर जैसा था। नाक नक्श जैसे गलत अनुपात में खींच दिए गए थे, त्वचा ढीली होकर लटक रही थी और किसी असाधारण दबाव या तनाव से खिंची हुई लग रही थी। इसने उसे लडगेट हिल पर फेरी वालों के उन चेहरों वाले गुब्बारों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो फुलाने पर फैल जाते थे और हवा निकालने पर एक अजीब सी आवाज के साथ लटक जाते थे। डिफेगो के चेहरे और आवाज में कुछ ऐसी ही घिनौनी समानता दिख रही थी, लेकिन कैथकार्ट ने बहुत बाद में अवर्णनीय का वर्णन करने की कोशिश करते हुए दावा किया था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि चेहरा और शरीर हवा में इतना ज्यादा रहा है कि वायुमंडल का भार हट जाने पर पूरी संरचना बिखर कर टूट जाने और फैल जाने का खतरा था। यह हैंक ही था, हालांकि वो पूरी तरह से बेचैन था और भावनाओं के उस सैलाब से कांप रहा था, जिसे ना तो वो संभाल पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था, जिसने बिना किसी ज्यादा शोर शराबे के मामले को सुलझा लिया। वो आग से थोड़ी दूर चला गया, शायद इसलिए कि रोशनी उसे ज्यादा ना चुभे, और एक पल के लिए दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढांपते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाया, जिसमें गुस्से और स्नेह का भयानक मिश्रण था। तुम डिफेगो नहीं हो, तुम डिफेगो बिल्कुल नहीं हो। मुझे किसी की परवाह नहीं, पर वो तुम नहीं हो। मेरे 20 साल के पुराने दोस्त, तुम ये कैसे हो सकते हो? उसने उसे सिकुड़े हुए व्यक्ति का चेहरा ऐसे घूरा जैसे उसे अपनी आंखों से ही चीर डालेगा। और अगर ऐसा है तो मैं टूथपिक पर रुई के फाहे लगाकर नरक की जमीन साफ करूंगा। हे भगवान, मेरी मदद करो। तुम डिफेगो कैसे हो सकते हो? उसने डर और घृणा से भरी एक हिंसक आवाज में कहा। उसे चुप कराना नामुमकिन था। वो वहां खड़ा पागलों की तरह चिल्ला रहा था, देखने में भयानक, सुनने में भी भयानक, क्योंकि यही सच था। उसने खुद को कम से कम 50 अलग अलग तरीकों से दोहराया, हर एक तरीका पिछले वाले से भी ज्यादा अजीब। जंगल गूंज उठा। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो खुद को ही उस घुसपैठिए पर फेंक देगा, क्योंकि उसका हाथ लगातार उसकी बेल्ट में लगे लंबे शिकारी चाकू की ओर झटके से जा रहा था। लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं किया और सारा तूफान कुछ ही देर में आंसुओं के साथ खत्म हो गया। हैंक की आवाज अचानक टूट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और कैथकार्ट ने आखिरकार उसे तंबू में जाकर चुपचाप लेटने के लिए मना लिया। बाकी की घटना दरअसल उसने कैनवस के पीछे से देखी। उसका सफेद और डरा हुआ चेहरा तंबू के दरवाजे के फ्लैप की दरार से झांक रहा था। फिर डॉक्टर कैथकार्ट उनके भतीजे के साथ, जिन्होंने अब तक उन सभी से बेहतर साहस बनाए रखा था, दृढ़ निश्चय के साथ आगे आए और आग के पास दुबके हुए डिफेगो के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सीधे उसके चेहरे पर देखा और बोले, डिफेगो, हमें बताओ कि क्या हुआ। चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन हम कम से कम जान तो सकें कि हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे। डॉक्टर ने आदेश के लहजे में लगभग अधिकार जताते हुए पूछा। हालांकि इसके बाद उनके रंग ढंग बदल गए, क्योंकि वो आकृति उनके सामने इतनी दयनीय, इतनी भयानक और मानवता से इतनी कम मिलती जुलती हो गई कि डॉक्टर उससे ऐसे पीछे हट गया जैसे कोई अपवित्र चीज हो। सिम्पसन, जो पीछे से यह सब ध्यान से देख रहा था, कहता है कि उसे एक मुखौटे का आभास हुआ जो गिरने की कगार पर था और जिसके नीचे उन्हें कुछ काला और शैतानी
पूरी तरह से नग्न दिखाई देने वाला था। अब बोलो भी यार, जल्दी बोलो, कैथकार्ट चिल्लाया। उसके गले से गर्दन तक डर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। हम में से कोई भी इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता डिफेगो, जल्दी बताओ प्लीज। ये तर्क पर सहज ज्ञान की चीख थी। और फिर डिफेगो ने बड़ी ही डरावनी तरह से मुस्कुराते हुए उस पतली और फीकी आवाज में जवाब दिया, जो पहले से ही एक बिल्कुल अलग चरित्र की आवाज में बदल रही थी। मैंने उस शानदार वेंडिगो को देखा है, उसने फुसफुसाते हुए बिल्कुल जानवर की तरह अपने आसपास की हवा को सूंघते हुए कहा। मैं भी उसके साथ रहा हूं। वो बेचारा और कुछ कहता या डॉक्टर कैथकार्ट अपनी कभी न खत्म होने वाली जिरह जारी रखते, ये पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ठीक उसी वक्त कैनवस के पीछे से हैंक की चीख सुनाई दी, जिसने उसकी डरी हुई आंखों के अलावा सब कुछ छिपा रखा था। ऐसी चीख उसके मुंह से पहले कभी सुनी नहीं गई थी। उसके पैर, हे भगवान, उसके पैर, उसके बड़े बदले हुए पैर तो देखो। डिफेगो जहां बैठा था वहीं घिसटता हुआ इस तरह से चला था कि पहली बार उसके पैर पूरी रोशनी में थे और वो दिखाई दे रहे थे। सिम्पसन के पास खुद ठीक से देखने का समय नहीं था कि हैंक ने क्या देखा था, और हैंक ने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। उसी पल एक डरे हुए बाप जैसी छलांग के साथ कैथकार्ट उस पर झपटा और उसने कंबल की इतनी तहें तेजी से उसके पैरों पर लपेट दी कि उस युवा छात्र को मोकासिन पहने पैरों की जगह किसी काले और अजीब से ढेर की एक झलक के अलावा कुछ और नहीं दिखा। फिर इससे पहले कि डॉक्टर को कुछ और करने का समय मिलता या सिम्पसन को सवाल पूछने की बात तो दूर, डिफेगो उनके सामने सीधा खड़ा था, दर्द और कठिनाई के साथ संतुलन बनाए हुए, और उसके बेडौल और विकृत चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो इतना गहरा और इतना दुर्भावनापूर्ण था कि वह सही मायने में राक्षसी था। अब तुमने भी देख लिया, हाँ? वो हाँफते हुए बोला, तुमने मेरे जलते सुलगते पैर देख लिए, और अब यानी अगर तुम मुझे बचा नहीं पाए और रोक नहीं पाए तो अब समय आ गया है। उसकी दयनीय और विनती भरी आवाज एक ऐसी आवाज से टूटी जो झील के पार आती हवा के गरजने जैसी थी। ऊपर पेड़ों ने अपनी उलझी हुई शाखाएं हिला दी, धधकती आग ने अपनी लपटें ऐसे मोड़ ली जैसे किसी भयानक धमाके से पहले झुकी हूं, और कोई चीज एक भयानक तेज आवाज के साथ छोटे से कैंप के चारों ओर घूमी और मानो एक ही पल में उसे पूरी तरह से घेर लिया हो। डिफेगो ने अपने शरीर से चिपके हुए कंबल झटक दिए, पीछे जंगल की ओर मुड़ा और उस लड़खड़ाती हुई चाल के साथ जो उसे वहां लाई थी गायब हो गया। वो चला गया इससे पहले कि कोई उसे रोकने के लिए अपनी ताकत दिखा पाता। अद्भुत, वो बेकाबू होकर तेजी से निकल गया, जिसने किसी और को कुछ करने का समय ही नहीं दिया। अंधेरा उसे पूरी तरह से निगल गया और 12 सेकंड से भी कम समय बाद हिलते पेड़ों की गरज और अचानक आई हवा की चीख के ऊपर तीनों आदमी दुख भरे दिल से देख और सुन रहे थे। उन्होंने एक ऐसी चीख सुनी जो मानो आसमान और दूरी की किसी ऊंचाई से उन पर गिर रही हो। ओह, ओह, इतनी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई, ओ मेरे जलते हुए पैर, मेरे जलते हुए पैर। फिर वो शब्द किसी अज्ञात जगह पर मौन में लुप्त हो गए। डॉक्टर कैथकार्ट, जो अचानक ही खुद पर और दूसरों पर काबू पा गए थे,
वो हैंक को मजबूती से बाजू से पकड़ पाए जब वो झाड़ियों में सर के बल गिरने ही वाला था। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं हैंक, मैं चाहता हूं कि तुम देखो, ये वो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई शैतान है जिसे उसकी जगह पर भेज दिया गया है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? किसी न किसी तरह डॉक्टर ये मानते हैं कि उन्हें कभी ठीक से पता नहीं चला कि उसने ये कैसे किया। वो उसे तंबू में रखने और शांत करने में कामयाब रहा। डॉक्टर जाहिर है उस हालत में पहुंच गया था जहां उसके अंदर की प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी और उसने अपनी प्रवृत्ति की शक्ति को अपने ऊपर हावी होने दिया था। निश्चित रूप से उसने हैंक को बड़ी अच्छी तरह से काबू किया। हालांकि ये उसका भतीजा था जो अब तक अद्भुत रूप से अपने काबू में था, जिसने उसे सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया, क्योंकि अब तक इकट्ठा हो चुके तनाव ने इतनी उन्माद की हालत पैदा कर दी थी कि बस उसके आंसू निकलने ही वाले थे। इस वजह से उसे पत्तियों, डालियों और कंबलों से बने बिस्तर पर अलग थलग करना जरूरी हो गया था, जहां हालात के हिसाब से उसे हैंक से जितना संभव हो सके दूर रखा जा सके। और वो वहीं लेटा रहा। जैसे जैसे उस भयानक रात के पहर उस सुनसान कैंप के ऊपर से गुजर रहे थे, चौंका देने वाले वाक्यों के टुकड़े उसके कंबल की तहों में गूंज रहे थे। रफ्तार, ऊंचाई और आग के बारे में कुछ बेतुकी बातें बाइबल की कक्षा की यादों में अजीब तरह से घुल मिल गई थी। कटे फटे टूटे चेहरों वाले, आग में जलते हुए लोग कैंप की ओर बहुत ही भयानक भयानक रफ्तार से आ रहे हैं। एक मिनट वो कराहता और अगले ही पल उठकर जंगल की ओर देखता, ध्यान से सुनता और फुसफुसाता। जंगल में कितने भयानक होते हैं उनके पैर। जब तक कि उसके चाचा वहां नहीं आ गए, उसके विचारों की दिशा बदलने और उसे दिलासा देने। खुशकिस्मती से ये उन्माद अस्थायी था। नींद ने उसे ठीक कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने हैंक को ठीक किया था। 5 बजे के बाद दिन के उजाले के पहले इशारे आने तक डॉक्टर कैथकार्ट जागते रहे। उनका चेहरा चौक के रंग जैसा हो गया था और आंखों के नीचे अजीब सी लाली थी। उन खामोश घंटों में आत्मा का एक भयानक आतंक उनकी इच्छा शक्ति से जूझता रहा। ये कुछ बाहरी संकेत थे। भोर में उन्होंने खुद आग जलाई, नाश्ता बनाया और दूसरों को जगाया, और 7 बजे तक वो अपने पुराने कैंप की ओर वापस लौट चुके थे। 3 परेशान और पीड़ित इंसान, लेकिन हर एक ने अपने तरीके से अपने अंदर की उथल पुथल को ठीक कर लिया था। वो बहुत कम बातें कर रहे थे, और तब भी सिर्फ सबसे अच्छी और साधारण बातें, क्योंकि उनके मन में दर्दनाक यादें भरी हुई थीं, जो स्पष्टीकरण मांग रही थीं। हालांकि कोई भी उनका जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता था। हैंक आदिम परिस्थितियों के सबसे करीब होने के कारण सबसे पहले खुद को खोज पाया, क्योंकि वो कुछ कम जटिल भी था। डॉक्टर कैथकार्ट के अंदर सभ्यता ने किसी तरह इस मामले को संभाला और एक अनोखे हमले के खिलाफ उनके अपने मन की सेनाओं का नेतृत्व किया। शायद आज तक वो कुछ बातों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। खैर, उन्हें खुद को खोजने में काफी वक्त लगा। धर्मशास्त्र का छात्र सिम्पसन, उसने ही अपने नतीजों को संभवतः सबसे बढ़िया तरीके से, हालांकि वैज्ञानिक तरह से नहीं, पर एक क्रम में व्यवस्थित तो किया था। वहां बियाबान जंगल के बीच में उसने पक्के तौर पर कुछ ऐसा देखा था जो अपरिष्कृत और जरूरी तौर पर आदिम था। कुछ ऐसा जो इंसानियत की तरक्की और बदलाव से कहीं दूर रह गया था और अब भयावह रूप से उभरा था, जिंदगी के एक ऐसे पैमाने को जाहिर करते हुए जो अभी भी राक्षसी और अपरिपक्व था। उसने इसे प्राग ऐतिहासिक युगों की एक झलक के रूप में देखा,
जब अंधविश्वास विशाल और असभ्य अभी भी इंसानों को दहला रहा था। वो वक्त जब प्रकृति की शक्तियां अदम्य थीं, वो शक्तियां जो शायद आदिम दुनिया को डराती थीं, वो शक्तियां जो अभी तक समाप्त नहीं हुई थीं। आज भी वो उस रात के बारे में सोचता है जिसे उसने सालों बाद अपने एक उपदेश में मनुष्यों की आत्माओं के पीछे छुपी जंगली और दुर्जेय शक्तियां कहा था, जो शायद खुद में बुरी नहीं है, फिर भी वर्तमान इंसानियत की तरफ सहज रूप से शत्रुतापूर्ण है। अपने चाचा के साथ उसने इस विषय पर कभी विस्तार से चर्चा नहीं की, क्योंकि दो अलग दिमागों के बीच की बाधा इसे कठिन बना देती थी। केवल एक बार सालों बाद किसी बात ने उसे इस विषय की हद तक पहुंचाया, बल्कि इस विषय के एक छोटे से विवरण तक। किसी ने उससे पूछा था कि क्या वो उसे जरा भी बता नहीं सकता कि वो कैसा था, और ये जवाब, हालांकि बुद्धिमानी से दिया गया था, जरा भी उत्साहवर्धक नहीं था। सिम्पसन ने उसे कहा था कि यह कहीं बेहतर है कि वो जानने या पता लगाने की कोशिश ना ही करे। अच्छा, तो वो बदबू? सिम्पसन ने जिद की। इस बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्टर कैथकार्ट ने उसकी ओर देखा और अपनी भौहें उठाई। वो गंध, जिस तरह साइकिक आवाजों और दृश्यों को समझना आसान नहीं होता, उसे समझाना भी उतना ही मुश्किल है। अब मैं तुम्हें बोलकर नहीं समझा सकता तो मैं क्या करूं? वो हमेशा की तरह आज अपनी व्याख्याओं में उतना सहज नहीं था। दिन ढलते ही ठंड, थकान और भूख से बेहाल ये दल अपनी लंबी यात्रा के आखिरी चरण में पहुंचा और खुद को एक ऐसे कैंप में घसीटता हुआ ले गया जो पहली नजर में खाली लग रहा था। वहां ना तो आग थी और ना ही कोई पंख उनका स्वागत करने आगे आया। तीनों की भावनात्मक क्षमता इतनी ज्यादा खर्च हो चुकी थी कि वो आश्चर्य या झुंझलाहट को पहचान नहीं पाए। लेकिन हैंक के होंठों से फूटी सहज स्नेह की पुकार जब वो उनसे आगे बढ़कर आग की तरफ बढ़ा, ये शायद एक चेतावनी थी कि इस अद्भुत अनुभव का अंत अभी हुआ नहीं है। और कैथकार्ट और उसके भतीजे दोनों ने बाद में माना कि जब उन्होंने उसे उत्साह में घुटनों के बल बैठते और बुझी हुई राख के पास लेटी धीरे धीरे हिलती हुई किसी चीज को गले लगाते देखा, तो उन्हें अपनी हड्डियों में महसूस हुआ कि ये कुछ शायद डिफेगो ही साबित होगा। असली डिफेगो लौट आया और वास्तव में ऐसा ही हुआ। क्षीणता की हद तक थका हुआ फ्रांसीसी कनाडाई, यानी उसका जो कुछ बचा था, राख में कुछ टटोल रहा था, आग जलाने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर वहीं दुबका पड़ा था। कमजोर उंगलियां टहनियों और माचिस की मदद से जीवन भर की सहज आदतों का कमजोरी से पालन कर रही थी। लेकिन अब इस साधारण काम को दिशा दिखाने वाला कोई मन नहीं था। मन स्मृति से परे चला गया था और उसके साथ स्मृति भी चली गई थी। न केवल हाल की घटनाएं बल्कि पूरा पिछला जीवन कोरा हो चुका था। इस बार वो असली डिफेगो था, हालांकि अविश्वसनीय रूप से डरा हुआ और बुरी तरह से सिकुड़ा हुआ। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था। स्वागत, पहचान, खुशी, कुछ नहीं। उसे पता ही नहीं था कि उसे गले किसने लगाया या कौन था जिसने उसे खाना खिलाया, गर्माहट दी और सांत्वना और राहत के शब्द कहे। मानवीय मदद की पहुंच से परे, निराश और टूटा हुआ, वो कमजोर सा आदमी विनम्रता पूर्वक हर आदेश का पालन कर रहा था। वो कुछ जिसने उसे इंसान बना रखा था हमेशा के लिए गायब हो गया था। कुछ मायनों में यह अब तक देखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा भयावह था। वो मूर्खतापूर्ण मुस्कान जब वो अपने सूजे हुए गालों से मोटे काई के गुच्छे निकाल रहा था।
और उन्हें बता रहा था कि वो एक शापित काई खाने वाला है। उसे साधारण से साधारण खाना खाने पर भी लगातार उल्टी हो रही थी, और सबसे बुरी बात, वो दयनीय और बचकानी शिकायत भरी आवाज जिसमें वो उनसे कह रहा था कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, उसके पैर आग की तरह जल रहे हैं, जो स्वाभाविक ही था। जब डॉक्टर कैथकार्ट ने उनकी जांच की और पाया कि दोनों पैर बुरी तरह से जमे हुए थे, आंखों के नीचे हाल ही में निकले खून के हल्के निशान थे। वो लंबे समय तक खुले में कैसे रहा, वो कहां कहां गया था, या एक कैंप से दूसरे कैंप तक की लंबी दूरी कैसे तय की, जिसमें डोंगी ना होने के कारण पैदल झील का लंबा चक्कर भी शामिल था, ये कोई नहीं जानता। उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो गई थी, और उस सर्दी के खत्म होने से पहले, जिसकी शुरुआत में यह अजीब घटना घटी थी, डिफेगो मन, स्मृति और आत्मा से रहित होकर उसके साथ ही चला गया था। वो बस कुछ हफ्ते ही रुका, और पंक ने इस बारे में जो बताया वो भी कुछ खास मददगार साबित नहीं हुआ। वो शाम के लगभग 5 बजे झील के किनारे मछलियां साफ कर रहा था, यानी खोजी दल के लौटने से 1 घंटा पहले, जब उसने गाइड की परछाई कमजोर ढंग से कैंप की ओर बढ़ते हुए देखी। वो बताता है कि उस परछाई से पहले ही एक अजीब सी गंध की हल्की सी आहट उसे आ गई थी। बूढ़ा पंक उसी पल घर की ओर चल पड़ा था। उसने 3 दिन का सफर ऐसे तय किया था जैसे सिर्फ कोई मूल अमेरिकी खून ही तय कर सकता था। अपनी पूरी जाति के मन और उसके इतिहास में बसा खौफ उसे प्रेरित कर रहा था चलने के लिए। वो जानता था कि इन सब का मतलब क्या था। डिफेगो का सामना वेंडिगो से हुआ था।